वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 6 सितंबर का। 6 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनका अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल। यहां पर कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया रशिया जो है वो दूर चले गए और कहां गए हैं, वो चाइना की तरफ चले गए हैं। ये उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी। एक देश का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि एक तरफ अभी कुछ दिन पहले तक ही कहते थे कि इंडिया जो है वो हमारा एलाई देश है, मित्र देश है। अब यहां पर इंडिया ने एससीओ की समिट को अटेंड किया और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो दूर जा चुके। किस तरह की फॉरेन पॉलिसी को चलाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो यहां पर इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद जिम्मेवार हैं। जिस तरह से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए, 50% के टैरिफ लगा दिए हैं, यहां पर इंडिया का जो फ्यूचर है यूएसए के साथ, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ लगाए, इसकी आलोचना सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा है। यूएसए के जितने भी जो इंपोर्टेंट पोस्ट के ऊपर बैठे हुए पूर्व एनएसए, एक एनएसए तो जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंदर में भी थे, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को, ट्रेड पॉलिसी को चला रहे हैं, यहां पर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन, डेमोक्रेट जितने भी पार्टी के लीडर हैं वो ये बात कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है इंडिया के खिलाफ वो टोटली गलत है। इस सदी के अंदर में पिछले 2 डिकेड में जिस तरह से इंडिया और यूएसए के रिश्ते मजबूत हुए थे, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप उनको उसी तरफ लेके जा रहे हैं। अब हम उसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप के ऊपर में अब सवाल जो है वो खुद डोनाल्ड ट्रंप पूछने लग गए कि क्या इतने खराब हो चुके हैं, और अगर खराब हुए हैं तो यहां पर जिम्मेवार कौन है। कल एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, मतलब कि कॉमर्स मिनिस्टर जो है यूएसए के, लुटनिक, उन्होंने यहां पर यह कहा कि इंडिया जो है वो बहुत जल्द अब दोबारा वापस यूएसए के पास आ जाएगा और इस बार जब इंडिया आएगा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। यहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया को ब्रिक्स से अलग हो जाना चाहिए और इस तरह की जो कार्रवाई है वो करना चाहता है। आप एक बात सोच के चलिए, हमारा देश भारत जो है वो एक स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र है और गणतंत्र है और हमारे पास ये पावर है कि हम किसके साथ क्या रिलेशनशिप रखेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। कोई यूएसए हमारे को यहां पर डिक्टेट नहीं कर सकता है। आप ये कर सकते थे कि आपने टैरिफ लगाए, आपने लगा दिए। अब हमारी पॉलिसी अगर बदल रही है, हमें भी तो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। हम एससीओ की समिट को अटेंड करते हैं और वहां पर अगर आरआईसी दोबारा रिवाइव करता है तो यूएसए की हेजमनी यहां पर खत्म हो रही है। ब्रिक्स भी अब एक साथ आना चाह रहा है, जहां पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर टैरिफ लगाए हैं, अब यहां पर एक सारे के सारे ब्रिक्स नेशन जो 11 के 11 नेशन है एक साथ आना चाहते हैं और यूएसए को यहां पर मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। हमारे देश की तरफ से हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, विदेश सचिव जो है यहां पर रणदीप जायसवाल जी, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो इतने खराब नहीं हुए हैं, अभी भी बातचीत चल रही है। यहां पर इंडिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच लेके चलता है और विदेश नीति भी हमें ये कहती है कि हमें किसी के साथ इतने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा एक डोर जो है वो हमेशा ओपन रखना चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल के लिए। लेकिन यहां पर रणदीप जायसवाल जी ने, जो पीटर नवारो है, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार है, जो ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जितने टैरिफ लग रहे हैं, जो ब्रेन चाइल्ड है वो पीटर नवारो का है। और पीटर नवारो ने जिस तरह से यहां पर ये कहा कि जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है ये मोदी वॉर है और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर जो एससीओ की समिट को अटेंड करने गए हैं टोटली गलत है और यूएसए के खिलाफ जा रहा है। यहां पर उन्होंने इसको पूरी तरह से नकार दिया। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है कि हम एससीओ की समिट को अटेंड करने गए थे, ये हमारा प्रोपेगेंडा है और ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा है। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुद से बनाएगा।
और इसका एक उदाहरण जो है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि हम अभी भी रशियन ऑयल को परचेज करते रहेंगे। अब रशियन ऑयल को परचेज करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो दो फेज में लगे, जहां पर 25-25% का है। पहला 25% इसीलिए लगाया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ है, इंडिया यूएसए के गुड्स के ऊपर लगाता है। यहां पर जो ये टैरिफ है ये सबके ऊपर लगता है, हर एक देश के ऊपर लगा है। इंडिया के ऊपर 25% है, किसी के देश के ऊपर 15% है, किसी के ऊपर 30% है, 35% है, 39% है, हर एक देश के ऊपर में डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा 25% था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज कर रहे थे। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा था कि इंडिया प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर में आ जाएगा और रशियन ऑयल को परचेज करना बंद कर देगा। कल डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले एक बात और कही थी जो मैंने आपको बताई थी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने इंडिया के ऊपर जिस तरह से जो टैरिफ लगाए, जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए थे, यहां पर रशिया यूक्रेन की जंग को खत्म करने की तरफ हम काम कर रहे हैं। क्या इंडिया जो रशियन ऑयल को परचेज करता है उसी की वजह से जो रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो फंड हो रही है? क्या यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप को यह नहीं कहना चाहिए कि आप रशियन ऑयल को परचेज मत कीजिए? चाइना के ऊपर तो आपने सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, सिर्फ 30% के टैरिफ लगे हुए हैं, जहां पर इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ लगा चुके हैं। और आप ये कह रहे हैं कि इंडिया और जो रशिया है वो अब चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। और जबकि इंडिया का स्टांस अभी भी क्लियर है, हम किसी भी की भी तरफ नहीं गए हैं, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और हम अपने अनुसार ही काम करें। अब देखना यह होगा इससे रिलेटेड और क्या डेवलपमेंट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो 5 सितंबर से रिलेटेड। 5 सितंबर जिस दिन हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है और उसी दिन पर हम मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। यहां पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जो टीचर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट की लाइफ के अंदर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जो एक एसेंशियल कमोडिटी के तौर पर होते हैं, जो एजुकेशन है वो भी उतना ही जरूरी है। वो डिग्निटी और सिक्योरिटी के साथ जीना सिखाता है और ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो गर्ल्स एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और यहां पर जो टीचर्स हैं वो जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो अनप्रिविलेज्ड क्लास है उस तक जिस तरह से सरकार यहां पर अब स्कीम्स के थ्रू जो एजुकेशन को पहुंचा रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय, यहां पर उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरह से अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिस तरह से बनाए गए, यहां पर अब बॉटम लेवल पर जो एजुकेशन है उसको यहां पर पहुंचाना काम कर रही है सरकार और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। यहां पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 81 ऐसे टीचर्स हैं उनको यहां पर फैसिलिटेट किया है। यहां पर 45 जो थे वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से थे, वहीं पर जो 21 है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से। यहां पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जो स्किल डेवलपमेंट की और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो काम करते हैं उनको भी यहां पर फैसिलिटेट किया। यहां पर एक एग्जांपल भी आता है जहां पर असम के अंदर में दो जिप्ती घोष नाम के जो एक टीचर है, यहां पर जिस तरह से वो लगभग डेली 150 किलोमीटर जाकर अपनी टीचर का कर्तव्य निभाते थे, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं और जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको यहां पर फैसिलिटेट किया, ये बताता है कि जो टीचर प्रोफेशन है वो एक नोबल प्रोफेशन है और यहां पर हमें इस तरह के जो कार्यक्रम है जहां पर टीचर्स को यहां पर फैसिलिटेट करना चाहिए, इस तरह के और ज्यादा ऐसे कदम उठाने चाहिए हमारी सरकार। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से रिलेटेड है, जहां पर अब जो लुला डी सिल्वा जो ब्राजील के राष्ट्रपति है, यहां पर उन्होंने ब्रिक्स की एक समिट बुलाई। यहां पर ये जो समिट है ये वर्चुअल समिट होने वाली है और इसका जो मेन मुद्दा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लग चुके हैं, ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ है,
जो चाइना है उसके ऊपर 30% के टैरिफ है, साउथ अफ्रीका के ऊपर भी 30% टैरिफ है, रशिया के ऊपर भी टैरिफ लगा चुके हैं। यहां पर जो ये 5 नेशन, और उसके साथ साथ जब हम ब्रिक्स प्लस बना देते हैं तो 11 के 11 जो नेशन है वो यहां पर समिट को अटेंड करेंगे। मंडे को ये समिट अटेंड होने वाली है और यहां पर इंडिया का जो प्रतिनिधित्व है वो करेंगे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। यहां पर लुला डी सिल्वा ने कहा कि जिस तरह से आर्बिट्ररी डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जो टैरिफ लगाए हैं, यहां पर ब्रिक्स को अपना इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी। अगर हम ब्रिक्स नेशंस की बात करते हैं तो यहां पर लगभग 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो इन नेशंस के अंदर में आती है। और अगर जीडीपी की बात करते हैं तो यहां पर 50% जीडीपी की भी आ जाती है। आप एक बात सोच के चलिए, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, ईरान, इजिप्ट, इन सब नेशंस की जो जीडीपी है वो किस लेवल पर पहुंच जाती है। और यहां पर अगर ब्रिक्स मिलकर कोई ऐसा यहां पर प्रावधान रखते हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं वो खत्म हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि मंडे को जो वर्चुअल समिट होगी उसके अंदर में क्या डेवलपमेंट आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से रिलेटेड है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो जीएसटी के अंदर में जो रिफॉर्म्स है यहां पर जो लाए गए हैं वो कंज्यूमर लेवल तक पहुंचे, इस बात का सुनिश्चित करेगी उनकी सरकार। यहां पर उन्होंने कहा कि जो इस बार के जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, यहां पर सबसे पहले तो जो प्राइसेस है उनको कम किया जा रहा है, और प्राइस कम करने की जो मेन वजह है वो डिमांड को बढ़ाने की है। इसके साथ साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके अंदर में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो जीएसटी रिफॉर्म्स है वो किस तरह से यहां पर रोल प्ले करेगा वो बताता हूं। अब अगर आप एक बात मान के चलिए कि आपकी एक खुद की फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर में जो रॉ मटेरियल आता है, अगर उसके अंदर में आपको ये पता चले कि वो हर एक स्लैब के अंदर में आता था, आपको हर एक जो उसके हिसाब से जीएसटी भरना पड़ता था। अब अगर मान लीजिए ये दोनों की दोनों हट चुकी हैं तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो हो जाएगा। आपकी फैक्ट्री के अंदर में, आपके बिजनेस के अंदर में अब आपको सिर्फ ये बात देखनी है कि आप 5% में आते हैं कौन से गुड्स और 18% में आते हैं कौन से गुड्स, तो आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चल पाए। यहां पर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने कहा कि इसके पीछे यूएसए के जो टैरिफ है वो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा कर रहे। यहां पर उन्होंने कहा कि ये महज एक इत्तेफाक है कि जब इंडिया के ऊपर यूएसए ने जो टैरिफ लगाए हैं उसी समय पर जीएसटी के रिफॉर्म्स आए। यहां पर उन्होंने कहा कि 2021 में जो सरकार है वो इस तरह के रिफॉर्म्स लेके आना चाहती थी, और यहां पर जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टारगेट कर रही थी कि सरकार यहां पर जो यूएसए ने टैरिफ लगाए हैं इसीलिए यहां पर जो जीएसटी के अंदर में रिफॉर्म्स लाए। यहां पर उन्होंने कहा कि ये बेसलेस आर्गुमेंट है। 2021 से जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती थी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां पर यह मुद्दा उठाया जाता था। ये ऐसा हुआ है कि 4 साल के बाद फाइनली ये डिसाइड हो पाया और एक कंसेंसस बन पाई, जहां पर सारे के सारे स्टेट्स और यूटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक साथ आई और फाइनली ये डिसाइड हुआ है, जहां पर जीएसटी के अंदर में बड़े बदलाव किए गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी से रिलेटेड, जहां पर अनिल चौहान जी ने कहा कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है चाइना के साथ वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने कहा कि जो चाइना है उसके साथ हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, और अब तक जो बॉर्डर है उसको चाइना और इंडिया यहां पर डिमार्केट नहीं कर पाई। जब तक इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बना रहेगा इंडिया के लिए। यहां पर ये पॉइंट हमारे सीडीएस ने उठाया, जहां पर अभी एससीओ की समिट को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करके आए हैं, और उससे पहले जब विदेश मंत्री चाइना के इंडिया के अंदर में आए थे तब भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर और यहां तक कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात उठाई थी कि हम चाहते हैं कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको यहां पर रिजॉल्व किया जाए और फाइनली ये पता लग जाए कि इंडिया और चाइना का जो बाउंड्री है वो फाइनली डिसाइड हो जाएगी, तो हम यहां पर हमारी सिक्योरिटी को पूरी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी से रिलेटेड है, जो इस समय पर हमारे आर्मी के चीफ हैं। यहां पर वो कल एक
बुक का अनावरण कर रहे थे। जो बुक थी वो उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों ने लिखी है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसने ये दिखाया कि इंडिया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यहां पर उन्होंने बताया कि जब 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद जिस तरह सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था, हमने हमारे वेटरन से पूछा कि इस तरह की कोई कार्रवाई कभी इंडिया ने की है। यहाँ पर जो वेटरन्स हैं उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इनपुट भी दिया था, और उसके बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है वो अपने आप में दिखाता है कि इंडिया की कैपेबिलिटी किस तरह से बढ़ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर हम जुडिशरी से रिलेटेड बातचीत करेंगे। जहां पर जो पहली खबर आ रही है हमारी, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई से रिलेटेड। कल हमारे जस्टिस बी आर गवई जो हैं वो काठमांडू के अंदर में थे, और इंडिया और काठमांडू का जो डायलॉग होता है, जुडिशियल डायलॉग है, यहां पर अटेंड करने गए थे। यहां पर हमारे जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि जो टॉप कोर्ट है वो जिस तरह से 21वीं शताब्दी के अंदर में जो नए नए कानून आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, यहां पर जिस तरह से कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को यहां पर फेस कर रहा है, यहां पर हमारी जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और नए नए जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको यहां पर फुलफिल कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल है वो भी इसी तरह से काम कर रही है, और यहां पर इंडिया और नेपाल के बीच में जो इस तरह का जो जुडिशियल डायलॉग है वो ऐसे ही होता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो जुडिशरी से रिलेटेड है, जहां पर अब जिस तरह से हायर कोर्ट्स ने अब एक सिग्नल दिया है, जहां पर ये कहा गया है कि कई सारे जो जजेस वो यहां पर वर्डिक्ट देने से पहले अपना जो डिसेंट नोट है यहां पर दे रहे हैं। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो ट्रांसपेरेंसी की बात कई बार आती है, जहां पर पहली बार तो ये आती है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो कोलेजियम सिस्टम चलता है, कोलेजियम सिस्टम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वहां पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और यहां पर अब केसेस ये आ रहे हैं कि बहुत सारे जो जस्टिस वो अपने वर्डिक्ट को देने से पहले यहां पर केस से अपना विड्रॉल ले रहे हैं, या अपना जो डिसेंट है यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां पर जो पहला केस आता है वो आता है जस्टिस एम सुदर्शन का। यहां पर एक केस था जहां पर जो एक आयरन और माइन का केस था 2016 का, यहां पर अगस्त 2024 के अंदर में उनके पास यहां पर एक केस आया, और 26 अगस्त को जब यहां पर फाइनल जजमेंट आया तो जस्टिस एम सुदर्शन ने यहां पर 13 एडजमेंट देने के बाद अपने आप को उस फैसले से अलग कर दिया। यहां पर मेन मुद्दा यह आता है कि अगर जजेस को यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था, और अगर यहां पर उनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो यहां पर वो बातें उन्हें पहले बता देनी चाहिए। 2024 का केस था, 25 के अंदर में यहां पर फैसला आया है, 1 साल तक 13 अर्जुमेंट क्यों दी गई। वहीं पर अभी मैंने आपको 15 दिन पहले ही बताया था, जहां पर नेकलेट जो ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसके अंदर में जो जस्टिस शरद कुमार शर्मा जी ने यहां पर यह कहा गया था कि जब उन्होंने यहां पर जो फैसला देने लगे थे, यहां पर अपने आप को उससे अलग कर लिया था। यहां पर उन्होंने अलग इसलिए किया था क्योंकि जो एक पार्टी थी यहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स के थ्रू यहां पर उनके ऊपर इंपैक्ट डालना चाहती थी, और हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने उसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन भी बना दिया। तीसरी जो मामला है वो मध्य प्रदेश से आया है, जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो जज हैं विशाल मिश्रा जी, यहां पर उन्होंने कहा था कि एक बीजेपी के एमपी ने, बीजेपी के एमएलए ने यहां पर उनको यहां पर एक वर्डिक्ट देने की बात की थी इलीगल माइनिंग के केस के अंदर। यहां पर अब ये बात आती है कि जो जुडिशरी है, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो क्या यहां पर ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई यहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या वो किसी दबाव के अंदर में है, और जो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है हमारे जुडिशरी के अंदर में। यहां पर जो रिटायर्ड जो जजेस है कुरियन, उन्होंने कहा कि जो जितने भी जजेस हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने आप को जो डिसेंट नोट है वो भी दे सकते हैं, अपने आप को अलग भी रख सकते हैं, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हमारी जो जुडिशरी है वहां पर हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है वो हाई कोर्ट की तरफ रुख अख्तियार कर रही है, क्योंकि यहां पर जो बीजेपी सरकार है उन्होंने कैबिनेट का एक्सपेंशन करके अब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो 14 हो चुके हैं। यहां पर उन्होंने तर्क दिया कि हमारे संविधान के अंदर में कहा गया है कि जो कैबिनेट है
उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है। यहां पर 90 एमएलए है और 90 एमएलए के अंदर में जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है 13.5 और यहां पर जो 14 मिनिस्टर्स बनाए गए हैं टोटली गलत है और इसीलिए यहां पर हाईकोर्ट का रुख अख्तियार किया गया। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो वंतारा से रिलेटेड है। अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं उन्होंने यहां पर वंतारा बनाया था और ये एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर था गुजरात के जामनगर के अंदर। यहां पर कई सारी पीआईएल लगी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अब एसआईटी की जांच होगी और यहां पर जो रिटायर्ड जस्टिस है वो यहां पर इस जांच को कंडक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि जो वंतारा है वहां पर किसी भी तरह का जो एनिमल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, क्या यहां पर जो एनिमल्स को यहां पर लाया जा रहा है वो इलीगल लाया जा रहा है, क्या यहां पर किसी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, वो एसआईटी जांच करेगी। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ जहां पर जो पहली खबर है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड है। जहां पर अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो फ्लड आई हुई है जिसके अंदर में नॉर्दर्न रीजन के अंदर में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहां पर जिस तरह से जो प्रोमिनेंट फ्लड्स आई हुई है यहां पर अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जल्द ही इन स्टेट्स की विजिट करेंगे। वहीं पर हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान उन्होंने ये बात बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कहने पर ही वो पंजाब गए थे और वहां पर प्रॉपर असेसमेंट की गई थी कि जो बाढ़ आई है और बाढ़ का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है। ओवरऑल अब ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से इस बार की जो बाढ़ के हालात हुए, जो एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है उसका असेसमेंट किया जाएगा और उसके बाद ही जो सेंटर गवर्नमेंट है वो ये देखेगी कि यहां पर स्टेट्स को किस तरह से फंड प्रोवाइड करने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी बाढ़ से रिलेटेड है जहां पर महाराष्ट्र के अंदर में लगभग 1.44 लाख हेक्टेयर जो लैंड है यहां पर जो फसल है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर में भी जो इस बार का मानसून है वो बहुत ज्यादा पीक किया है और ज्यादा बारिश की वजह से जो अभी जो खरीफ की फसल है उसके अंदर में इतनी लैंड के ऊपर में जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितने फंड्स को अलोकेट करती है और ओवरऑल हमें यहाँ पर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर बाढ़ आती है और यहाँ पर अगर हैवी रेनफॉल हो रही है तो वहां पर हम किस तरह से कंजर्वेशन के जो काम है वो कर सकें। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं संगमा उन्होंने यहाँ पर डिमांड रखी है और हमारे होम मिनिस्टर से मुलाकात की है कि वो चाहते हैं कि जो पीए संगमा जो मेघालय से एक नेशनल लेवल के लीडर रहे, लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, यहाँ पर वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर में एक जो रोड है वो उनके नाम पर होना चाहिए। और अब देखना ये होगा कि क्या हमारी जो सरकार है वो पीए संगमा के नाम पर कोई रोड बनाएगी नहीं बनाएगी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो केरला कांग्रेस से रिलेटेड है। केरला कांग्रेस ने यहाँ पर एक बात कही, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब जीएसटी के अंदर में नए रिफॉर्म्स आए जिसको 2.0 कहा जा रहा था, यहां पर जो बीड़ी है उसके ऊपर जो जीएसटी है वो 28% से घटाकर 18% कर दी है और सिगरेट्स के ऊपर में जो 28% थी उसे बढ़ाकर 40% कर दिया। यहां पर उन्होंने एक बहुत ही भद्दा पोस्ट डाला जहां पर उन्होंने कहा कि बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार, और यहां पर उन्होंने कहा कि जो बिहार के अंदर में इलेक्शंस होने वाले हैं इसीलिए जो बिहार के अंदर में जो बीड़ी पीने वाले लोग हैं इनको लुभाने के लिए यहां पर उसके अंदर में जो जीएसटी है उसको कम किया गया। ये कांग्रेस का और केरला कांग्रेस का एक ऑफिशियल हैंडल से यहां पर एक पोस्ट डाला गया था जहां पर अब पूरे जो एनडीए अलायंस है वो यहां पर अब कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। यहां तक कि जो आरजेडी जो कांग्रेस पार्टी की एलाई है बिहार के अंदर में यहां पर उन्होंने भी ये कहा कि ये गलत है और इस तरह के पोस्ट नहीं होने चाहिए। अब चलते हैं लास्ट खबर आ रही है हमारी वो भी केरला से है जहां पर एक वीडियो पोस्ट आई है जहां पर ये पता लग रहा है कि जो पुलिस सर्विलेंस क्लिप है जिसके अंदर में ये देखा जा रहा है कि जो पुलिस है वो किस तरह से जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनके ऊपर ब्रुटलिटी करती है। और जो ये पोस्ट है ये त्रिवेंद्रम से जो एमपी है शशि थरूर यहां पर उन्होंने पोस्ट डाली है और इसकी वजह से जो केरला गवर्नमेंट है अब ब्लैक फुट पे है और अब यहां पर देखना पड़ेगा कि जो केरला की सरकार है यहां पर क्या कार्रवाई करती। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ जहां पर जो पहली खबर है वो रशिया से आई है जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि जिस तरह से कल इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा था कि जो 26 यूरोपियन देश है यहां पर वो इस बात पर मान चुके हैं कि जब भी रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म होगा और पोस्ट वॉर के बाद जो यूरोप की जो यहां पर
जो ट्रूप्स है यहाँ पर डिप्लॉय की जाएंगी और यूक्रेन की जो सुरक्षा है उसका दायित्व जो है वो यूरोपियन ट्रूप्स करेंगे। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने एक यहाँ पर कमेंट किया है जहां पर उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई भी फॉरेन ट्रूप्स अगर डिप्लॉय होती है यूक्रेन के अंदर में, यहाँ पर रशिया के पास लेजिटिमेट टारगेट है और यहाँ पर अगर यूक्रेन के अंदर में यूरोपियन फोर्सेस अपनी आर्मीज को ट्रूप्स को यहाँ पर डिप्लॉय करेंगी तो यहाँ पर अब रशिया उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है, ये बात सुनिश्चित करती है व्लादिमीर पुतिन ने। अब देखना यह होगा कि एक तरफ जो नेटो कंट्रीज है वो यहाँ पर पोस्ट वॉर टाइप सिचुएशन के अंदर में कैसे स्टेबिलिटी बनानी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो अग्रेशन है वो अभी भी जारी है, जहां पर कल भी 157 ड्रोन्स जो है उनका स्ट्राइक किया है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। क्या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह की रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? व्लादिमीर पुतिन ये बात कह चुके हैं कि जो जेलेंस्की है वो रशिया आए और अगर बातचीत होगी तो बातचीत से ही इसका हल निकल सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कई बार ये कह चुके हैं कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक कोई भी फैसला नहीं निकल सकता है, लेकिन जिस तरह से अब मिलिट्री इंटरवेंशन की बात हो रही है और अगर यूरोपियन ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर में जाते हैं और रशिया उनके ऊपर अटैक कर देता है तो क्या एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है जहां पर वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन बन सकती है, ये देखने की बात। तो नेक्स्ट खबर आ रही हमारी वो यूएसए से है, जहां पर यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्हाइट हाउस के अंदर में जो टेक जाइंट्स है यहां पर उनका जो डिनर है वो होस्ट किया और यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो टेक जाइंट्स जिसके अंदर में मेटा है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सबके जो सीईओज हैं उनको बुलाया और यहां पर ये कहा कि वो उनकी जो कंपनीज है वो कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएसए के अंदर में करना चाहती है। यहां पर जो मेटा और एप्पल उन दोनों ने कहा कि $600 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएसए के अंदर में कहेंगे, जहां पर जो गूगल है उसने $250 मिलियन और माइक्रोसॉफ्ट ने $80 मिलियन जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की। यहां पर एक बात देखी गई जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो बेस्ट बडी होते थे इलॉन मस्क वो यहां पर नहीं आए थे और यहां पर जिस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जो टेक जाइंट्स को बुलाकर यहां पर अब एक प्रेशर टैक्टिक्स लगा रहे हैं। यहां पर अब देखना यह है कि क्या जो टेक जाइंट है वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या उस इन्वेस्टमेंट से यूएसए के अंदर में कोई जॉब्स क्रिएशन होगी। जिस तरह का जो रुख है वो डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं हो सकता है, जो उनका एक स्लोगन रहा। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा वो देखने की बात है। जो नेक्स्ट खबर है वो भी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, जहां पर उन्होंने अब फाइनली ऑफिशियली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो साइन कर दिया है, जहां पर अब यूएसए के अंदर में जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो नहीं रहा है, अब उसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हो गया। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का तर्क ये है कि हम हमेशा अपने आप को इस तरह से तैयार रखें कि हमारे ऊपर जंग होने वाली है, हम डिफेंस नहीं करते, हम एक आउटपोस्ट के ऊपर में वॉर टाइप सिचुएशन को करना चाहते हैं। यहां पर यह कोई बात अलग भी नहीं है, इससे पहले भी जो यूएसए के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर होता था, पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नहीं होता था। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो यूके से है, जहां पर कीव स्टाइमर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो डेप्यूटी है रेयर्स उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है और यहाँ पर उन्होंने रेजिग्नेशन इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने फ्लैट वोट किया था और यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनका वायलेशन हो रहा था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है। इसकी वजह से जो कीव स्टाइमर है जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनके बाद एक मेजर रिशफल हुआ है। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो इजराइल से है, जहां पर हमास ने एक नई वीडियो पोस्ट की है, जहां पर एक बहुत बड़ी जो बिल्डिंग है वो इजरायली स्ट्राइक्स के अंदर में गिर गई है और यहां पर हमास ने कहा कि जो गाजा सिटी के अंदर में इस समय इजरायली फोर्सेस कर रही हैं वो एक तरह का जेनोसाइड है। यहाँ पर कई सारे नोबेल लॉरेट्स और कई सारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर अर्ज किया है इजराइल से कि आप यहाँ पर गाजा के अंदर में जल्दी जल्दी सीजफायर करवाइए और जो जेनोसाइड हो रहा है ये फाइनली रुक जाना चाहिए। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Khailia YouTube channel. Thank you.